देखें अब विलियम मोरिस डेविस के ढाल पतन सिद्धांत के बाद अब हम चर्चा करेंगे पेंक के ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत अर्थात स्लोप रिप्लेसमेंट थियरी ऑफ द पेंक। अब देखो जो शब्द लिया गया रिप्लेसमेंट, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक वस्तु है, इसको हमने रिप्लेस करके दूसरी वस्तु ला या उसको हटा देना। तो इस संदर्भ में पेंक ने जो अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया उसके लिए एक समांग संरचना वाले क्लिफ का उपयोग किया। क्लिफ शब्द आ रहा है दिमाग में आपके, तटीय संरचना में कोस्टल क्लिफ आपने देखा था स्थलाकृतियों में, तो खड़ी ढाल वाले क्लिफ का चुनाव किया जिसका ऊपरी भाग क्या था, समतल था। फिर उन्होंने बताया क्या कि इस क्लिप में जो ढाल के स्वरूप विकसित हो रहे हैं, उसकी प्रकृति जो निर्धारित हो रही है, उस निर्धारण में अपरदनात्मक शक्तियों की प्रमुख भूमिका है। अपरदनात्मक शक्तियों की प्रमुख भूमिका है, यद्यपि जो उच्चावचीय विकसित हुआ आरंभिक अवस्था में, उसमें जो उत्थपन हुआ उसके लिए अंतर्जात बल क्या थे, उत्तरदायी थे। अब पेंक की जो अवधारणा है, जैसे पहले हमने अपर्दन चक्र की अवधारणाओं में देखा था, तो वही तथ्य यहां भी वापस आया। जो उन्होंने अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया था डाइमॉर्फिज्म एनालिसिस नामक पुस्तक में, जो कि पेंक के अपर्दन चक्र में डिटेल आपको कराया था, तो जर्मन भाषा में इसको प्रस्तुत किया। अब विडंबना ये थी कि जिस प्रकार से इन्होंने जो इंट्यूकलुंग की प्रवृत्तियों को समझाने की कोशिश की थी 3 दरों में, इंट्यूकलुंग की 3 दरों में, कहने का मतलब 3 चरणों में बताया था, आफस्ती जिंडे इंट्यूकलुंग, गलिक फार्मिंग इंट्यूकलुंग और आबस्ती जिंडे इंट्यूकलुंग, जिसमें ढाल का इन्होंने क्या किया, एक तरह से पतन ही किया। लेकिन वहाँ थोड़ी सी आपको वहाँ इशारा हमने दिया था कि जो इन्होंने इंसल वर्ग की परिकल्पना प्रस्तुत की थी संरचना के रूप में, उसमें क्या हो रहा है, ढाल का प्रतिस्थापन हो रहा है। उस संरचना को याद करो, जहां पर याद होगा आपको कि ये संरचना ली गई थी, थोड़ा सा इसको रिकॉल करो तो सब समझ में आपके आ जाएंगे। ये संरचना ली गई थी ऐसे, और यहाँ पर ये प्राइमरम था, ये ऊपर गया। अब इसमें देखो ऐसे जो संरचनाएं बनी थी, ऐसे करके फिर इस तरह से कुछ हमने लिया था, याद होगा आपको ये। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे करके दिखाया गया था। कहने का मतलब कि जो ये घाटी बनी थी इस प्रकार से, तो इसमें दिखाया गया था डॉट डॉट करके ऐसे, फिर डॉट किया गया ऐसे। इसका मतलब कि ये जो पार्श्वीय अपर्दन हुआ, इसके कारण ये जो भाग है, पहले घाटी का क्या था, ए था ये, फिर बी, फिर सी हुआ, तो ये कटाव होता चला गया, तो ए क्या हुआ, यहाँ से हट गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर जो ढाल ए है, जिसको हमने दिखाया, ढाल ए को दिखाया, यहाँ पर जो ये है, ये प्रतिस्थापित हो गया, उसकी जगह फिर बी आया, ये प्रतिस्थापित हो गया, हट गया, फिर उसकी जगह क्या है, सी। अब सी भी हट जाएगा तो धीरे धीरे ये भाग क्या होगा, पीछे हटता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सीधे चुनाव कर लिया किसका, क्लिफ का, खड़ी ढाल वाले क्लिफ का चुनाव कर लिया, और ये अपर्दन के कारण पीछे हटता चला गया। और इस प्रकार से जब पूरी तरह से ये पूरे के पूरे तत्व क्या होंगे, जो ये ढाल खड़ा है, तो अगर इसको हमने मान लिया कि चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो पहले ए समाप्त हुआ, फिर बी समाप्त हुआ, फिर सी, फिर डी, फिर ई समाप्त हो गया। तो इस आधार पर ये पूरा का पूरा ढाल क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, और एक तरह से ढाल का स्वरूप क्या होगा, लगभग समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। लेकिन सवाल ये कि जब अपनी पुस्तक इन्होंने प्रस्तुत की, दुर्भाग्य से उनकी मौत के 1 वर्ष बाद आई, डाइमॉर्फिज्म एनालिसिस, तो जो कुछ उसमें इन्होंने एनालिसिस की थी, चूंकि जर्मन भाषा में थी तो राजनीति भी थी, और वास्तविकता ये थी कि जर्मन भाषा वैश्विक भाषा नहीं थी, और विश्व में जो
प्रचार प्रसार ज्यादा मिला किसको, ब्रिटेन या अमेरिका से, तो उन लोगों ने हो सकता है कि राजनीतिक द्वेष से या अन्य प्रकार के द्वेष से उन मूल प्रवृत्तियों को समझाए नहीं, या तो उनको समझ में नहीं आई। तो ये प्रक्रियाएं चलती रही और जैसा कि आपको पता है कि 1953 में चेक और बोसवेल नामक विद्वान आए और इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंड फॉर्म के रूप में। फिर एम साइमन ने 1960 के दशक में, अर्थात 1960 के दशक में, डेट आपको याद होनी चाहिए, 1962 में इसका अंतिम एनालिसिस प्रस्तुत की, इनके विचारों की एनालिसिस। अब एनालिसिस जो आई उसमें कहा गया कि पेंक ने ये बताया था कि किसी भी क्षेत्र विशेष में जो स्थल रूप हैं या स्थल रूपों से संबंधित जो ढाल हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बलों का प्रतिफल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने बोला था अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों का क्या होते हैं, प्रतिफल होते हैं। अब पेंक ने क्या किया कि जो ढाल विकास की प्रक्रिया है उसको तर्कपूर्ण बनाने की कोशिश की और बताया कि इस संदर्भ में जो स्थलाकृति है उसका आकार और जो प्रक्रम है उसका गुण महत्वपूर्ण है। क्या? जो स्थलाकृति है उनके आकार और जो प्रक्रम है उनके गुण महत्वपूर्ण है। तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि जो क्षेत्र विशेष की स्थलाकृति थी या स्थल रूप था, उनके आकार के गुणों की या उनकी विशेषताओं का क्या किया, उन्होंने मूल्यांकन किया और इस संदर्भ में जो आकार का गुण था या विशेषता थी उनको 7 वर्गों में विभाजित करके समझाने की कोशिश की, जिसका शीर्षक था न्यूनीकरण की मात्रा, डिग्री ऑफ रिडक्शन। तो डिग्री ऑफ रिडक्शन में क्या समझाया उन्होंने, बताया कि किसी भी स्थल रूप के ऊपरी भाग में अपक्षयन की प्रक्रिया से छोटे छोटे शैल चूर्ण बनते हैं जिसको रेगोलिथ कहते हैं, और रेगोलिथ का निर्माण किस मात्रा में हो रहा है, वह किस प्रकार का है, यह वहां की भूगर्भिक संरचना पर निर्भर करेगा। दूसरा इन्होंने बोला रेगोलिथ की गतिशीलता, कि जो शैल चूर्ण हैं अनाच्छादनात्मक प्रक्रम से जो शैल चूर्ण बने हैं, कहने का मतलब बेसिकली अपक्षयन की प्रक्रिया के कारण जो चट्टान के ऊपरी भाग में या क्लिफ के ऊपरी भाग में जो शैल चूर्ण बने हैं उनकी गतिशीलता क्या है, तो ये डिपेंड करेगा वहां के अनाच्छादनात्मक प्रक्रम, बेसिकली जो डायनेमिक प्रोसेस है, अपर्दन के जो प्रक्रियाएं हैं वो उसको क्या करेंगे, किस मात्रा में किस गति से वहां से हटाते हैं। इसके बाद तीसरा इन्होंने बताया रेगोलिथ की मोटाई, रेगोलिथ की मोटाई, थिकनेस ऑफ रेगोलिथ। तो किसी चट्टान के ऊपर जो रेगोलिथ शैल चूर्ण है कितने मोटे हैं, किस प्रकार से हैं, तो कितने मोटे हैं, किस प्रकार के हैं, यह भी डिपेंड करेगा शैल की प्रकृति पर। और कुछ समय के बाद क्या करेगा, जो प्रक्रम है उसको वहां से हटा देगा तो शैल क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने बताया ढाल सतह की मोटाई या ढाल सतह का अनावरण, एक्सपोजर ऑफ द स्लोप सरफेस। तो इसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, प्रक्रम। प्रक्रम क्या करता है, प्रक्रम जितना तीव्र होगा उतनी जल्दी से ढाल की सतह पर से रेगोलिथ को क्या करेगा, हटा देगा, तो पूरी की पूरी जो शैल का आधार है अनावृत हो जाएगा। इस तरह से कहा जाए मतलब हट जाएगा, नंगा हो जाएगा, नेकेड हो जाएगा। अब डिपेंड, इसके बाद उन्होंने बोला कि शैल के गुण क्या हैं, तो शैल के गुण से मतलब जो पेरेंटल राख है जिससे स्थलाकृति विकसित है वो कठोर है, मुलायम है, या वो काफी वर्टिकल है, उसमें चट्टानों का जो स्तरीकरण है क्षैतिज है या लंबवत है। छठे नंबर पर इन्होंने जलवायु की बात की कि जिस क्षेत्र विशेष में ये ढाल विकसित हो रहा है वहां की जलवायु क्या है। अगर जलवायु उष्ण आर्द्र है तो अपर्दनात्मक जो प्रक्रम है या अनाच्छादनात्मक प्रक्रम है अति तीव्रता से काम करेंगे। अब किस क्षेत्र विशेष में, अगर मान लिया कि जो क्लिफ इन्होंने चुना वो मान लिया कि उच्च अक्षांशीय प्रदेश में है, तो वहां पर अपर्दन का कारक क्या होगा, ग्लेशियर हो सकता है, फ्रोस्ट हो सकता है, पाला हो सकता है। अगर उष्ण आर्द्र प्रदेश में है तो
उष्ण आर्द्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावी कारक क्या होती है? नदी होती है, वो हो सकती है, या रेगिस्तानी क्षेत्र में है तो पवन हो सकता है। फिर इसके बाद 7वें नंबर पर होता है ढाल का कोण, एंगल ऑफ द स्लोप। तो ढाल का कोण किस प्रकार से है? तो जैसे पीछे बताया गया है आपको, जो मूल प्रवृत्ति हमने लिया था कि चाहे वो ढाल का प्रतिस्थापन हो, निवर्तन हो या पतन हो, तो ढाल का जो कोण होता है ऊपर क्या होगा? उत्तल होगा, और सतह पर जाते जाते क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। जहां तक प्रक्रम के गुण हैं, तो प्रक्रम के गुण, जैसे कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रक्रम लागू होता है, चाहे वो नदी हो, पवन हो, हिमानी हो, जो भी हो। तो थोड़ा सा वापस आप चलो डेविस के पास, उन्होंने क्या बोला था? किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थलाकृति संरचना अवस्था प्रक्रम का क्या होती है? प्रतिफल होती है। हालांकि पेंक साहब ने उसका विरोध किया था, लेकिन प्रक्रम के गुण में पहला गुण उन्होंने लिया था न्यूनीकरण का गुण। न्यूनीकरण का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ रिडक्शन। कहने का मतलब कि ये एक शैल है, तो शैल की संरचना क्या है? अगर प्रक्रम इस पर लग रहा है, तो या तो प्रक्रम की तीव्रता बहुत ज्यादा हो, तो कठोर से कठोर शैल को क्या करेगा? वो समाप्त करेगा या प्रभावित करेगा। लेकिन अगर प्रक्रम एक ही समान है, अति तीव्र है लेकिन उसकी तीव्रता समान है, और ये शैल क्या है? कठोर है, और दूसरी शैल क्या है? मुलायम है, तो मुलायम शैल पर न्यूनीकरण क्या होगा? तीव्रता से होगा। कठोर शैल पर क्या होगा? मंद गति से होगा। दूसरा इन्होंने बताया था अनाच्छादन की प्रवृत्ति। तो अनाच्छादन में वहां पे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अपक्षयन और अपर्दन दोनों की तीव्रता क्या है। फिर आवरण का नवीकरण, तो आवरण का नवीकरण किस तरह से होगा? दो रूपों में। आवरण का, किसी भी स्थलाकृति के आवरण का नवीकरण दो रूपों में होता है, या तो कटाव से या तो जमाव से। अगर ऊपर वाली शैल रेगोलिथ हट गया तो नहीं तो क्या आ गई? सतह आ गई। जैसे मनुष्य में या जानवरों में एक प्रक्रिया होती है, शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, क्रेटेनाइजेशन। क्रेटेनाइजेशन में क्या होता है? सामान्यतः मानव की बात करूं कि जब भी हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होता है, तो हमारी जो ये स्किन है हटती जाती है, तो हटने के बाद नई स्किन आ जाती है। तो एक तरह से क्या हुआ? आवरण का नवीकरण हुआ। या तो कभी इस तरह से महसूस नहीं किया होगा, तो आपको चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद क्या हुआ? मान लो सपोज दैट कि ये चोट जो लगी है भौगोलिक अनाच्छादन की प्रक्रिया है। अब उसको करने के लिए हीलिंग होती है, फिर देखो ब्लैक कलर की स्किन होती है, और धीरे 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 वो स्किन क्या होती है? हट जाती है। तो उस तरह से अनावरण हो गया, अनावरण हुआ, हट गई स्किन, और उस पर क्या हो गई? नई त्वचा आ गई। ठीक उसी तरह से स्थलाकृतियों में भी होता है। अब ये कुछ समय तक स्थलाकृति की सतह मुलायम रहेगी, फिर अनाच्छादन की प्रक्रियाएं आएंगी, फिर ये रुक क्या होगी? थोड़ी सी उबड़ खाबड़ होगी, शैल चूर्ण बनेंगे, फिर हटेंगे। दूसरी प्रक्रिया डिपोजिशन, जैसे यहां पर गया तो कुछ नई शैल क्या हो गई? आकर डिपोजिट हो गई, तो उससे भी उसका आवरण क्या हो गया? नया हो गया। जैसे अभी बरसात का समय है, आपके घर के आसपास ढाल होगा, तो पानी गया, और पानी जब बहकर आता है तो धीरे धीरे जहां पर कुछ कंकड़ पत्थर थे उस पर क्या आ गई? गाद आ गया, सिल्ट आ गया, क्ले आ गया, तो एक नया आवरण मिल गया, तो बड़ी सुंदर सी संरचना हमें दिखाई देती है। तो इनकी इन्होंने बात की। अब सवाल ये है कि इन्होंने जो आकार या जो स्थलाकृति के फीचर था उनके 7 गुणों की बात की, फिर प्रक्रम के 3 गुणों की बात की। इसके बाद इन्होंने एक जो खड़ी ढाल वाला क्लिप का चुनाव किया था, उसमें समानांतर निवर्तन को समझाने का प्रयास किया। तो किस प्रकार से प्रयास किया, इसको पहले आप समझ लें। बाकी जो फैक्ट्स हैं अभी इस पर लिख देंगे। देखो इन्होंने क्या किया,
देखें, इसमें आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से, कि जैसे इन्होंने क्या किया, खड़े ढाल वाले क्लिप को लिया जिसका समतल भाग क्या हो, ऊपर वाला भाग समतल है, क्लियर। इसके बाद इन्होंने एक विशेष परिस्थिति बताई कि यहाँ से एक नदी प्रवाहित हो रही है, लेकिन नदी के जो प्रक्रम है या उसकी जो प्रकृति है उस पर इन्होंने रिमोट का प्रतिबंध लगा दिया। रिमोट के माध्यम से कहते क्या है कि जो ये ढाल का यहाँ प्रतिस्थापन होगा तो यहाँ पर अनाच्छादन प्रक्रिया के कारण ही होगा। तो ऊपर अनाच्छादन होता है और ये भाग क्या होता है, गुरुत्व के कारण नीचे गिरता है, तो नदी उसको क्या करती है, बहा ले जाती है। नदी की प्रकृति ऐसा दिखाया कि नदी अपर्दन नहीं कर रही है, सिर्फ परिवहन कर रही है। और परिवहन किसका कर रही है, जैसे ये ढाल टूट कर नीचे गिरेगा तो उसका परिवहन करेगी, बाकी ये नदी खुद अपर्दन नहीं करेगी। क्या करेगी, अपर्दन नहीं करेगी। तो ये जो इनकी प्रवृत्ति है ये काफी कंफ्यूजिंग है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि जैसे समय बीतता गया तो सबसे पहले क्या हुआ, ये ए ब्लॉक जो आपको दिख रहा है ये टूट कर गिर गया और इसको नदी बहा कर ले गई। फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे तक गया और अंततः चूंकि ये मलबा को बहा ले जा रही है, अपर्दन नहीं कर रही है, तो यहाँ पर सीढ़ीदार संरचना बन गई, सोपानीकृत संरचना। अगर इसको हम इस तरह से ले तो इस तरह से एक संरचना आ जाएगी, तो ये क्या होगी, एक अवतलाकार स्थिति आ जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने समझाने की कोशिश की कि अनाच्छादन होगा, ये भाग ब्लॉक टूटकर नीचे गिर जाएगा खड़ा क्लिफ का और नदी उसको बहा ले जाएगी और ये क्रम क्या होगा, एक के बाद चलता चला जाएगा। तो ए का प्रतिस्थापन हो गया, उसकी जगह बी आ गया, बी का प्रतिस्थापन होगा अर्थात रिप्लेसमेंट हो गया तो सी आ गया, सी का हुआ तो डी आ गया, डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई आएगा। एक तरह से ये ढाल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखो इसमें पेंक से संबंधित जो ये सिद्धांत है, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। तो सिंपल से पहले भी बताया था कि सीधे पूछेगा ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक। स्लोप रिप्लेसमेंट थियरी तो वाल्टर पेंक ने। वाल्टर पेंक की मौलिक किताब कौन है, तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, डाइमॉर्फोसिस एनालिसिस, जिसका चेक और बोसवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। शीर्षक क्या था, मार्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म। एम साइमन ने 1962 में इसका क्या किया, संशोधन किया। फिर पेंक साहब ने अपने ढाल विश्लेषण को की व्याख्या करने के लिए किसका चुनाव किया, तो खड़े क्लिफ का, जिसकी ऊपरी वाली सतह क्या हो, समतल हो। इसमें क्या प्रक्रियाएं हुई, नदी है, नदी क्या कर रही है, नदी अनापर्दन कर रही है, न तो इसको काट रही है, बल्कि ये सामान्य अनाच्छादनात्मक प्रक्रियाओं से ये भाग टूट टूट कर नीचे गिरता चला जा रहा है, ये रिप्लेस होता चला गया। तो इस सिंपल से क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे। इसके बाद जो मौलिक प्रवृत्ति आपको बताई थी कि इन्होंने जो स्थलाकृति है जिसके ढाल का इन्होंने अध्ययन किया, उसके आकार के गुण या उनकी विशेषताओं की बात की, तो 7 विशेषताएं बताई। कौन, न्यूनीकरण की मात्रा, रेगोलिथ की गतिशीलता, रेगोलिथ की मोटाई, ढाल सतह का अनावरण, शैल के गुण, जलवायु से संबंध तथा ढाल का कोण। तो ये सिर्फ से याद आपको कर लेना है कि क्या क्या है। फिर प्रक्रम के गुण बताए, तो प्रक्रम के गुण में न्यूनीकरण की बात की, न्यूनीकरण बोले तो रिडक्शन की बात की, फिर अनाच्छादन की बात की, डिन्यूडेशन की बात की, फिर आवरण के नवीकरण की बात की गई। रिनेशन कहने का मतलब जो आवरण है उसके नवीकरण की बात की। तो इतने अगर पॉइंट्स आपके याद हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बाकी नोट्स में ये पूरे के पूरे आपको क्या होंगे, इसी वे में लिखित मिलेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन खूब आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे एलसी किंग। एलसी किंग का हम क्या लेंगे, सिद्धांत।